तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्नलाइजेशन। छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है ना अपने CSI नेट के एग्जाम में, और जो नीट के एस्पिरेंट हैं ना वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है वर्नलाइजेशन, इसको हम बसंतीकरण भी बोलते हैं, प्लांट फिजियो का टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो प्लांट होते हैं उनमें बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजमेंट होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। तो उन डेवलपमेंट में सबसे एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होता है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग एक इम्पोर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट है ना प्लांट में। फ्लावरिंग के लिए सबसे पहले आपको बताते हैं, जो एक तो फोटो पीरियड में होती है, लाइट की जो ड्यूरेशन होती है वो, और दूसरा टेम्परेचर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो फ्लावरिंग को अफेक्ट करके जाते हैं। तो एक तो आपका हो गया क्या, फोटो पीरियड, मतलब लाइट की ड्यूरेशन क्या है। दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगर हम बर्नलाइजेशन की बात करें तो बर्नलाइजेशन है कुछ नहीं, ये क्या है, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जब तक वो लो टेम्परेचर के कांटेक्ट में नहीं आते तब तक उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो कुल मिला के बर्नलाइजेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, कोई प्लांट जो 2 साल में फ्रूट या फ्लावरिंग को बियर करता था उसके थ्रू हम उसको एक सीजन में ही करने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के ये वेजिटेटिव फेज को शॉर्ट करने की एक प्रोसेस हो गई, प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ वेजिटेटिव फेज। बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें 2 साल के अंदर फ्लावरिंग होती है, मतलब पहले वो वार्म सीजन को फेज करते हैं, फिर उसके बाद में उनमें विंटर वाला सीजन आता है जिसमें लो टेम्परेचर रहेगा। जब लो टेम्परेचर को बियर करते हैं तब जाकर उनमें फ्लावरिंग वगैरह होगी। तो कुल मिला के हम आर्टिफिशियली उस 2 सीजन वाले को एक सीजन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम एक तरीके से चिलिंग ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, चिलिंग ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। इसके लिए जो आप अपना सीड होता है उसको हम 1 डिग्री सेल्सियस से लगभग 7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहेगा ना, ये टेम्परेचर रेंज होती है इसके लिए। इतने टेम्परेचर में उसको ट्रीट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो अपना सीड है वो हाइड्रेटेड होना चाहिए, मतलब ड्राई सीड नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत जर्मिनेट हो चलेगा। तो इसके लिए सीड कैसा होना चाहिए, हाइड्रेटेड होना चाहिए। अगर ड्राई होगा तो अपनी ये प्रोसेस काम नहीं कर पाएगी। दूसरा, ये जो बर्नलाइजेशन है या चिलिंग ट्रीटमेंट है, मतलब कोल्ड टेम्परेचर में रख रहे हैं उसको, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोल्ड टेम्परेचर देने के बाद में अगर उसको वापस से हाई टेम्परेचर दे देते हैं तो इफेक्ट उसका कैंसिल हो जाएगा, जिसको हम डी बर्नलाइजेशन भी बोल देते हैं। तो हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, डी बर्नलाइजेशन हो जाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया ना ठीक है। इसके बाद में कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें इस बर्नलाइजेशन वाली प्रोसेस को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिब्रेलिक एसिड के द्वारा। तो जिब्रेलिक एसिड भी चिलिंग ट्रीटमेंट का काम कर सकता है। जिब्रेलिक एसिड ट्रीटमेंट कैन सब्स्टिट्यूट चिलिंग ट्रीटमेंट
इन सम स्पेसीज। तो कुछ प्लांट स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें वर्निलाइजेशन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किसके थ्रू? जिब्रेलिक एसिड के ट्रीटमेंट के थ्रू। तो ये भी एज ए वर्निलाइजेशन की तरह ना काम करेगा। तो ये कुछ पॉइंट है, एक बार और देख लिया जाए इनको। हाँ तो बच्चों समझ में आ गई। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी हमें, वर्निलाइजेशन क्यों करवा के जा रहे हैं? क्योंकि अभी आपको बताया था ना, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जब तक वो विंटर के कांटेक्ट में नहीं आते तब तक उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। लिख लेते हैं इस बात को, मैनी प्लांट्स डू नॉट कम टू फ्लावर until एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर। जब तक वो कोल्ड टेम्परेचर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। फिर इसके बाद में जैसे ही प्लांट को हम कोल्ड टेम्परेचर में लाते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट सीजन में उनमें फ्लावरिंग हो जाएगी। अब प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको चिलिंग ट्रीटमेंट देने से उसमें फ्लावरिंग होती है, मतलब कौन सा ऐसा सेंसिटिव पार्ट होता है प्लांट का? तो इसके लिए प्लांट का जो सूट एपिकल मेरी स्टेम होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ना वर्निलाइजेशन के लिए। सूट एपिकल मेरी स्टेम रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्निलाइजेशन। ये वर्निलाइजेशन के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। अब इसके साथ में ये तो चलो थ्योरी वाली बात हो गई, यहाँ से तो नीट लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या क्या चेंजमेंट होते हैं प्लांट में जिसकी वजह से प्लांट में फ्लावरिंग होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन प्लांट को वर्निलाइज नहीं किया गया है, मतलब किसी प्लांट है उसको अभी वर्निलाइज नहीं किया गया है, तो उसमें एक जीन होती है फ्लावरिंग लोकस सी। इन नॉन वर्निलाइज्ड प्लांट उनमें क्या होगा? फ्लावरिंग लोकस सी रिप्रेस फ्लावरिंग। ये उसके सूट एपिकल मेरी स्टेम जो होता है उसमें फ्लावरिंग को इनविट करके रखती है। इसका नाम क्या हो गया? फ्लावरिंग लोकस सी। अभी सारे सबके जो पूरे नाम है फुल फॉर्म है वो अभी लिख देंगे ना बाद में। तो ये हो गया आपका फ्लावरिंग लोकस सी। अब एक्चुअल में फ्लावरिंग लोकस सी क्या करता है, कुछ जीन होती हैं जो फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये उनको इनविट करके रखता है। जैसे उन जीन में नाम आ जाते हैं आपके एफ टी, एफ डी, SOC1। ये हो गया फ्लावरिंग लोकस टी, ये हो गया फ्लावरिंग लोकस डी, और ये हो गया सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कांस्टेंट। अभी देख लेंगे सबके पूरे नाम। तो ये FLC का काम क्या है? ये इसको ब्लॉक करके रखता है, ये इसको ब्लॉक करके रखता है और इसको ब्लॉक करके रखता है। ये तो इन जो फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है इनका क्या हो गया? ये ब्लॉकर हो गया। तो अगर FLC एक्टिव है तो अपनी ये वाली जो जीन है ये क्या रहेंगी? ब्लॉक रहेंगी। जब ये ब्लॉक रहेंगी तो फ्लावरिंग नहीं होगी, नो फ्लावरिंग। तो इस कंडीशन में फ्लावरिंग नहीं होगी। अब जो FT जीन है इसको ब्लॉक करके रखता है एक दूसरी जीन है VRN2। VRN2 इस FT का भी ब्लॉकर है। या
SOC का भी ब्लॉकर आ जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुल मिला के जो फ्लावरिंग वाली जीन है उनका क्या होता है, ये ब्लॉकर होता है। तो जिन प्लांट को वर्नलाइज नहीं किया जाता है उनमें ये VRN2 बनता है, और ये VRN2 क्या करता है, फ्लावरिंग वाली जीन को इनहिबिट करके रखेगा। ये फ्लावरिंग का नेगेटिव रिप्रेसर हो गया ना, नेगेटिव रेगुलेटर हो गया। अब ये FLC जीन है, इसको एक जीन और रेगुलेट करके जाती है जिसका नाम है फ्राइजिडा। इसको FRI भी बोलते हैं ना शॉर्ट में। तो फ्राइजिडा भी क्या करती है, इस FLC को एक्टिवेट करती है। तो कुल मिला के FLC जीन जो है ये रेस्पॉन्सिबल है, ये प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होने देती। तो जिन प्लांट को वर्नलाइज नहीं किया गया है यहाँ पर लिख लेते हैं नॉन वर्नलाइज प्लांट। नॉन वर्नलाइज प्लांट में क्या होता है, FLC जीन एक्टिव रहती है, उसमें VRN2 भी बनता है। ये दोनों ही फ्लावरिंग के नेगेटिव रेगुलेटर हैं। और ये जो फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है FT, FD, SOC1, इनको क्या करके रखते हैं, ब्लॉक करके रखेंगे जिससे फ्लावरिंग नहीं होगी। दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर हम किसी प्लांट को वर्नलाइज करें तो क्या कंडीशन होगी इन जीन की। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो भी जैसे मान लो सपोज करो ये एक प्लांट है, इसमें ये लीफ हो गई है ना, ये तो लीफ हो गई, और ये जो पार्ट है ये हो गया, इसको हम नाम देते हैं सूट एपिकल मेरी स्टेम। तो इस सूट एपिकल मेरी स्टेम से ही एक्चुअल में फ्लावर का डेवलपमेंट होगा। तो फ्लावरिंग डेवलपमेंट का सबसे पहला काम ही क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ सूट एपिकल मेरी स्टेम। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर जो लीफ है, इस लीफ में एक प्रोटीन बनती है जिसका नाम होता है CO1, या इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंस 1। ये कहाँ पर बनेगी, ये बनेगी आपकी लीफ में। लीव्स में बनने के बाद में ये काम करती है एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी है। कांस्टेंट 1 क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो लीफ में सिंथेसाइज होगा, और उसके बाद लीफ में ही एक दूसरा हार्मोन बना के जाएगा। क्या बना के जाएगा लीफ में, FT। इसको हम बोलते हैं फ्लावर लोकस टी, और इसी को हम बोलते हैं फ्लोरिजन। इसी को क्या बोला जाता है, फ्लोरिजन। तो ये फ्लोरिजन कहां पर बनेगा, लीव्स में बनेगा, और लीव्स में से सिंथेसाइज होने के बाद में ये कहां पर जाएगा, ट्रांसलोकेट होके स्टेम के पास में जाएगा ना, सूट एपिकल मेरी स्टेम के पास में जाएगा। और इसमें जो फ्लावर के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन होती हैं उनको ये प्रमोट करेगा, और तब जाके क्या होगी, स्टेम से क्या बनेगा, फ्लावर बनेगा। तो प्राइमरी अपना काम कहां से स्टार्ट हुआ है, कांस्टेंट 1 से। कांस्टेंट 1 बनेगा लीफ में, जो एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करेगा, और जो आगे जाके किसको एक्टिवेट करेगा, लीफ में ही फ्लावर लोकस टी। इसको हम फ्लोरिजन भी बोलते हैं। ये यहाँ से ट्रांसलोकेट होके जाएगा सूट एपिकल मेरिस्टेम के पास में। और इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लेना, जो कांस्टेंट 1 है ये लाइट की प्रेजेंस में स्टेबल रहता है, स्टेबल इन लाइट। तो जो आपके LDP प्लांट होते हैं उनमें तो ज़्यादा सिंथेसाइज होगा, जो SDP है उनमें कम सिंथेसाइज होगा ये। चलो अब हम पहुंच गए सूट एपिकल मेरी स्टेम के पास में। तो सूट एपिकल मेरी स्टेम के पास में जैसे ही पहुंचे, अब उसमें फ्लावरिंग होगी। तो सबसे पहला काम किसने किया है, फ्लावर लोकस टी ने किया है ना, ये वाला काम। तो जिन प्लांट को वर्नलाइज किया जाता है उन प्लांट में VRN2 ये तो हो जाएगा ब्लॉक, किसके थ्रू, वर्नलाइजेशन के थ्रू।
जिस प्लांट को लो टेम्परेचर पर रखा जाएगा उसमें VRN2, जो अभी बताया था ना आपको, ये फ्लावरिंग के लिए नेगेटिव रिप्रेसर का काम करता है ना, ये FT को ब्लॉक करके जा रहा था, लेकिन अभी हमने बर्नलाइजेशन के थ्रू इस VRN2 को ही क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो VRN2 हो गया ब्लॉक। लेकिन अब इस प्लांट में क्या क्या सिंथेसाइज होगा, VRN1 एंड VIN3, ये दोनों इसके पॉजिटिव रेगुलेटर थे। तो VRN1 और VIN3 ये दोनों क्या करेंगे, ये आपकी जो जीन थी ना फ्लावर लोकस सी, जो नेगेटिव रेगुलेटर थी है ना फ्लावरिंग की, फ्लावर लोकस सी को ही क्या कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। अब ये फ्लावर लोकस सी ब्लॉक हो गया, तो अब ये किसको ब्लॉक करके जा रहा था, FD और SOC1। अब इनको ब्लॉक नहीं कर पाएगा क्योंकि खुद ही क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया। तो ये तो एक्टिव हो गई है ना VIN3 और VRN1। जब ये एक्टिव तो FLC ब्लॉक, और FLC ब्लॉक तो FT, FD और SOC1 क्या रहेंगे, अब एक्टिव रहेंगे। तीनों के तीनों क्या रहेंगे, अब एक्टिव। जब ये एक्टिव रहेंगे तो आगे इनका रिजल्ट क्या होगा, फ्लावरिंग होगी। तो अपने नेट में जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल तो कुछ आता नहीं, इसमें नेट में जो क्वेश्चन आएगा वो ये जो लास्ट वाली 2 स्लाइड है, या तो यहाँ से आएगा। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जब बर्नलाइजेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में FLC एक्टिव रहेगा, VRN2 एक्टिव रहेगा, ये दोनों ही नेगेटिव ब्लॉकर हैं। ये लिख ही दिया था ना आप, FLC तो लिख दिया था इसके बारे में, FLC रिप्रेसर है और ये भी नेगेटिव रेगुलेटर है फ्लावरिंग का। फ्रिजिडा भी नेगेटिव रेगुलेटर है, लेकिन ये काम किसके थ्रू करवाता है, FLC के थ्रू करवाता है। तो ये भी कैसा हो गया, नेगेटिव रेगुलेटर हो गया। तो 3 जीन तो हैं जो इसमें नेगेटिव रेगुलेटर का काम करती हैं। एक तो आपकी फ्रिजिडा हो गई जो FLC के थ्रू ही काम करेगी, दूसरी आपकी VRN2 हो गई। तो जिन प्लांट को बर्नलाइज नहीं किया जाएगा उनमें तो VRN2 बनेगा, और जिन प्लांट को बर्नलाइज किया जाएगा उसमें ये नहीं बनेगा, इसकी जगह पे क्या क्या बनेंगे, VRN1 एंड VIN3। अब जितने भी जीन थी इन सारे जीन के हम पूरे फुल फॉर्म लिख लेते हैं ना, कौन कौन सी जीन आई थी ना इसमें। तो ये कौन सी कंडीशन है, जब बर्नलाइजेशन होगा, तो इसमें बर्नलाइजेशन वाली कंडीशन में VRN2 ब्लॉक, VRN1 एंड VIN3 दोनों बनेंगे जो FLC को ब्लॉक करेंगे। इसके बाद में ये FT, FD और SOC1 को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, जिससे फ्लावरिंग होगी। अब इनके कंप्लीट नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आया था अपना FLC, इसको हमने क्या बोला था, फ्लावर लोकस सी, नेगेटिव रेगुलेटर है। फिर आया था FT, ये फ्लावर लोकस टी, ये लीफ में सिंथेसाइज होता है और वहां से सिंथेसाइज होने के बाद में ट्रांसलोकेट होगा कहां पर, सूट एपिकल मेरिस्टेम के पास में। फिर आया था आपका FD, ये भी पॉजिटिव रेगुलेटर है, फ्लावर लोकस डी। एक आया था आपका फ्राइजिडा, ये नेगेटिव रेगुलेटर है, इसको हम FRI बोलते हैं ना, FRI। फिर इसके बाद में आया था आपका VRN1, VRN2 एंड VIN3। ये तो हो गया आपका बर्नलाइजेशन 1। ये बर्नलाइजेशन 2 और ये हो गया आपका बर्नलाइजेशन इनसेंसिटिव।
वर्नेलाइजेशन इनसेंसिटिव। और इसके बाद में जो अपनी FT थी इसको हमने क्या नाम दिया था, फ्लोरिजन। तो ये फ्लोरिजन हो गया। और कौन सा नाम बचा है इसमें, हाँ एक CO बचा है, CO का हमने लिख दिया ना कांस्टेंट, CO1, इसको क्या बोला था हमने, कांस्टेंट 1। और क्या बच गया आपका, SOC1, सप्रेशर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कांस्टेंट 1। ये हो गया आपका SOC। और कोई जीन बची हो देख लेते हैं एक बार। हो गई सारी ये जीन, FT हो गया, CO हो गया, ये SAM का मतलब सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है। अच्छा, एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं बर्नेलिन, जिसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया जा चुका है ना, ये बर्नेलिन। ऐसा माना जाता है कि ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है। तो ये आपके बर्नेलाइजेशन में काम आने वाली सारी जीन हो गई। और नेट में जो क्वेश्चन आएगा वो ओनली और ओनली किससे आएगा, जीन से रिलेटेड आएगा। इसमें थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता है। और ये मुश्किल से देखो 10 मिनट का टॉपिक है और क्वेश्चन 4 नंबर का बनता है ना यहाँ से। तो एक डायग्राम और है इसमें, वो आप देख लो, कंपैरिजन कर लो यहाँ से एक बार। हाँ ये देख लो, जैसे इसमें क्या बताया गया है, ये कोई अरेबिडोप्सिस का प्लांट है और ये कोई विंटर सेल्स है ना। तो एक तो विदाउट बर्नेलाइजेशन वाली कंडीशन है और एक विद बर्नेलाइजेशन वाली कंडीशन है। तो जिसमें विदाउट बर्नेलाइजेशन होगा उसमें FLC तो एक्टिव रहेगा, जिसको बर्नेलाइज नहीं किया जाता है उसमें FLC एक्टिव रहता है। और ये SOC1 को क्या करेगा, रिप्रेस, और FT को क्या करेगा, रिप्रेस करेगा। अभी आपको बताया था ना, ये फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है दोनों, SOC1 और FT। तो दोनों को क्या करके रखेगा, ये रिप्रेस करके रखेगा। और रिजल्ट क्या होगा, फ्लावरिंग नहीं होगी, फ्लावरिंग इनहिबिटेड हो गई। दूसरा है आपका विंटर सेल्स। जो विंटर सेल्स होती हैं उसमें अब जो VRN है वो एक्टिव नहीं है, VRN2 एक्टिव रहेगा। ये तो पॉजिटिव रेगुलेटर था और ये नेगेटिव रेगुलेटर है, और ये FT को रिप्लेस करके रखेगा और आगे फ्लावरिंग नहीं होगी। दूसरा है आपका जब बर्नेलाइजेशन किया गया है तब, तो उसमें जो FLC है वो एक्टिव हो जाएगा, जिससे कि SOC1 और FT अब ब्लॉक नहीं होंगे, अब क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। अब FT जो है वो इंड्यूस करेगा फ्लावरिंग को, तो फ्लावरिंग होगी। अब इसमें जो VRN1 है और VIN3, ये दोनों क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और VRN2 ब्लॉक रहेगा। बर्नेलाइजेशन करोगे तो FT एक्टिव रहेगा और फ्लावरिंग होगी। ये यहाँ पे बताया गया है कि अगर VRN2 में म्यूटेशन कर दें तो उस प्लांट में फ्लावरिंग होगी, क्योंकि VRN2 जो था वो नेगेटिव रेगुलेटर था। अगर इसमें ही म्यूटेशन हो जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लावरिंग देखने को मिलेगी बिना बर्नेलाइजेशन के ही, बर्नेलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेट में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बर्नेलाइजेशन से रिलेटेड। अब आप इसको नोट कर लो, ये टेबल थी। उसके बाद में ये आपका हो गया बर्नेलाइजेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट। ये थ्योरी वाली बातें हो गई जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ये नीट वाले एस्पायरेंट के लिए। फिर उसके बाद में ये इससे रिलेटेड कुछ जीन हो गई, क्वेश्चन अपना जीन से रिलेटेड ही आएगा, इस पे लिख लेना आप, इम्पोर्टेंट है ना जीन पे। तो मेन इसमें देखो वही है, FLC है, FLC एक्टिव रहेगा बिना बर्नेलाइजेशन के, जो फ्लावरिंग वाली जीन को ब्लॉक करके रखेगा।
इसके बाद में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अपना लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं, और साथ साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियोज भी मिलती रहेंगी। अभी ये तो आपको फिक्स हो गया कि अपना जो नेट का एग्ज़ाम है वो या तो जनवरी के लास्ट में होगा या फिर फरवरी के स्टार्ट में होगा। तो अभी आपके पास में प्रॉपर टाइम है 2 महीने का। अभी भी मतलब कोई एक्टिव नहीं हुआ है, अभी भी एक्टिव हो जाए कोई स्टूडेंट 2 महीने अगर अच्छे से पढ़ाई कर ले 7-8 घंटे पर डे, तो अभी भी सिलेक्शन ले सकता है आराम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।